जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम बात कर रहे थे और आज अपना लास्ट सेशन है प्राइम मिनिस्टर को लेकर। इसके साथ आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज अपने को बात करनी है दो तीन चीज़ों पे। एक तो रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशनशिप जिन आर्टिकल्स में रिफ्लेक्ट होता है उन पर अपन बात करेंगे। दूसरा, चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसे 6 ही चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर्स बने, उनके भी नाम देखेंगे। और तीसरा, केयर टेकर गवर्नमेंट। ये टॉपिक लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन 7th एडिशन में ऐड किया गया है, तो इस पर भी अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अच्छा, आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशनशिप 3 आर्टिकल्स में रिफ्लेक्ट होता है और इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में अपन ऑलरेडी जगह जगह पे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74 का क्लॉज 1। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice। बेसिकली आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, फंक्शन करेंगे। हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 में, और इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जरूर कह दिया गया कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं कि अपनी एडवाइस को रिकंसिडर कर लो, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आगे ये कहता है कि रिकंसिडर करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा। ये है आर्टिकल 74 क्लॉज 1। इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 75, और आर्टिकल 75 में कई क्लॉज हैं। अपन बात करने वाले हैं 3 क्लॉज के बारे में जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है। 75 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स जैसे होम है, डिफेंस है, फाइनेंस है, इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज मिनिस्टर। ये अपन ने कल भी पढ़ा था। 75 का क्लॉज 2 क्या कहता है? द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये अपने ऑफिस में बैठते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन अपने को ये पता है कि प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहें तब प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट जब तक प्राइम मिनिस्टर को मिलता रहेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बने रहेंगे। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजॉरिटी सपोर्ट गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है या फिर प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देंगे। वैसे ही मिनिस्टर्स का सिनेरियो है। जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये आदमी मिनिस्टर बना रहे तब तक मिनिस्टर बना रहेगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस कर देंगे कि इस मिनिस्टर को निकालो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे। 75 का क्लॉज 3 क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल टू द लोकसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जवाबदेह हैं किसको? लोकसभा को, हाउस ऑफ द पीपल को। ये सारी बातचीत अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 और आर्टिकल 75। इसके बाद आता है आर्टिकल 78, और इसके बारे में अपन ने कल ही बात की थी। क्या कहता है 78? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। क्या ड्यूटीज हैं? पहला, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं, लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स हैं, उनकी जानकारी प्रेसिडेंट को कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देते हैं। दूसरा, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या लेजिस्लेशन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को चाहिए तो प्रेसिडेंट को वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइम मिनिस्टर करवाते हैं। और तीसरा, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। अगर कोई डिसीजन किसी एक मिनिस्टर ने अकेले ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर ने ले लिया है,
तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो डिसीजन आपके मिनिस्टर ने लिया है इसको भेजो काउंसिल के पास में कंसिडरेशन के लिए। और ये कहा गया आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 जो कि कहता है कि प्रेसिडेंट काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। आर्टिकल 75 जो कि ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ द पीपल। और ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है, बेस है। फिर उसके बाद आर्टिकल 78 कहता है कि प्रेसिडेंट को अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो प्रेसिडेंट को वो जानकारी कौन दिलाएगा, प्राइम मिनिस्टर दिलाएंगे। इसके बाद बात आती है चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर्स। ऐसे कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बने? ऐसे 6 ही चीफ मिनिस्टर्स हैं। पहले हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अर्स्टवाइल बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अनडिवाइडेड बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर होते थे। 1960 में तो बॉम्बे का डिवीजन हो गया, एक महाराष्ट्र बन गया, एक गुजरात बन गया। उससे पहले 1952 से लेकर 1956 तक चीफ मिनिस्टर कौन रहे, मोरारजी देसाई। और ये प्राइम मिनिस्टर बने और पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के इन मार्च 1977। दूसरे चरण सिंह। चरण सिंह अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 1967 से लेकर 68 तक रहे और फिर 1970 में रहे। इन्होंने मोरारजी देसाई को सक्सीड किया और ये प्राइम मिनिस्टर बने 1979 में। तीसरे वीपी सिंह। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 1980 से लेकर 82 तक रहे और ये प्राइम मिनिस्टर बने इन दी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक। पीवी नरसिम्हा राव और ये चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के 1971 से लेकर 73 तक। इंपॉर्टेंट यह है इनके बारे में कि ये साउथ इंडिया से बनने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे, 1991 से लेकर 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। एचडी देवगौड़ा साहब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे 1994 से लेकर 1996 तक और ये प्राइम मिनिस्टर रहे यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक। और इनको तो अपन सब जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी। ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2001 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर अब तक हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद बात आती है केयर टेकर गवर्नमेंट और ये टॉपिक लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन में ऐड किया गया। केयर टेकर गवर्नमेंट बेसिकली होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, जो कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो, जो रेगुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो ना हो, तब गवर्नमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट इज अ टेम्परेरी गवर्नमेंट दैट परफॉर्म्स सम गवर्नमेंटल ड्यूटीज एंड फंक्शंस इन अ कंट्री until a regular government is elected or formed. For example, इनिशियल ईयर्स में हमारे कंट्री में क्या होता था कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हो जाता था तो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता था, तब तक के लिए जब तक कि पार्टी डिसाइड करे कि किसको इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वो जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर बना उस सरकार को अपन बोलते थे केयर टेकर गवर्नमेंट। ऐसा हुआ भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हुए तो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा, इनको टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इनकी जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी। या फिर आमतौर पे कब हो सकता है, किसी सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, सरकार गिरा दी गई है, या फिर लोकसभा का टेन्योर पूरा होने से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो फिर क्या होगा, नई सरकार के लिए इलेक्शन होना है, नई सरकार आई नहीं है अभी तक और पुरानी वाली सरकार गिर गई है। तो ये जो इंटरिम पीरियड है, ये जो बीच का पीरियड है, इस पीरियड में डे टू डे कामकाज कैसे होंगे सरकार के, इस पीरियड के लिए जो सरकार बनाई जाती है उसे बोलते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, सरकार गिर गई है, या लोकसभा का टेन्योर पूरा होने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो इलेक्शन होने में कुछ तो टाइम लगेगा। ये जो इंटरिम पीरियड के लिए सरकार बनती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट बोल देते हैं। और यूजुअली होता ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वही इस इंटरिम पीरियड के लिए डे टू डे बेसिस की फंक्शनिंग को देखते हैं, वही डे टू डे कामकाज के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। हाँ, कोई बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे बेसिस पे सरकार चलाने के लिए कामकाज है उसको देखती है केयर टेकर गवर्नमेंट। और ये आगे भी सेम बात कही गई। कंट्रीज में क्या होता है कि आज किसी सरकार का टेन्योर पूरा हो गया, अब टेन्योर पूरा हुआ, इलेक्शन हुआ है, नई सरकार अपना ऑफिस अज्यूम कर रही है, उसके बीच में जो इंटरिम पीरियड है
उस पीरियड में क्या होगा, उस पीरियड में होता ये कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यही डे टू डे बेसिस के कामकाज को देखते हैं जब तक कि नई गवर्नमेंट अपने ऑफिस को अज्यूम ना करे। इसको बोल देते हैं अपन केयर टेकर गवर्नमेंट। दोनों तीनों सिनेरियोज अपन ने देख लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या लोकसभा अपने टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो गई है, तो जो इंटरिम पीरियड के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट। या फिर लोकसभा का टेन्योर तो पूरा हो गया है लेकिन नई जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक अपने ऑफिस को अज्यूम नहीं किया, तो जो ये बीच वाला पीरियड है इसमें भी जो सरकार काम कर रही है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट। सिर्फ इतना याद रखो, केयर टेकर गवर्नमेंट इज अ टेम्पररी गवर्नमेंट दैट परफॉर्म्स सम गवर्नमेंटल ड्यूटीज एंड फंक्शन इन अ कंट्री अंटिल अ रेगुलर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड और फॉर्म्ड। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कोई बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती, ये सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज को देखती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ओनली मैनेजेस द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट टेक एनी सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजंस। एक कमेटी अपॉइंट की गई, ताराकुंडे कमेटी, और इस कमेटी को बनाया गया 1974 में, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1975 में। ताराकुंडे कमेटी को बनाया गया था इलेक्शन रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए और इसको बनाया था जेपी नारायण ने, और इसलिए इस कमेटी को कभी कभार जेपी कमेटी भी अपन बोलते हैं। ताराकुंडे कमेटी ने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट शुड नॉट परफॉर्म फॉलोइंग थिंग्स, कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? केयर टेकर गवर्नमेंट शुड नॉट इनिशिएट और अनाउंस न्यू पॉलिसीज, कोई नई पॉलिसी इनिशिएट या अनाउंस नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट प्रॉमिस और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट ग्रांट अलाउंसेज और लोन्स और इंक्रीज सैलरीज, अलाउंसेज लोन्स वगैरह नहीं देने चाहिए, सैलरीज को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट होल्ड ऑफिशियल फंक्शंस अटेंडेड बाय मिनिस्टर्स, ऑफिशियल फंक्शंस नहीं करवा सकते। बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है, उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये चुनी हुई तो है नहीं, इलेक्टेड तो है नहीं, और इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। जो नॉर्मल टाइम्स पे अकाउंटेबिलिटी होती है कि सरकार अगर कुछ भी करेगी तो जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो इसको एक्सेसिव पावर भी नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ डे टू डे बेसिस पे जो काम हो रहा है उसको देख सकती है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं। दिसंबर 1979 में कैलकाटा हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट कहीं भी मेंशन नहीं है, और ये फैक्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई भी जिक्र नहीं है। ये तो सिचुएशनल अरेंजमेंट है कि कभी ज़रूरत पड़ी तो मैनेज करने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट अपन ले आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं इसकी बात नहीं करता। कोलकाता हाई कोर्ट भी यही कह रहा है, नो मेंशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो सच गवर्नमेंट कैन ओनली कैरी ऑन नेसेसरी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑफिस, कि सिर्फ ये जो सरकार है ये जो जरूरी डे टू डे बेसिस की चीज़ें हैं उन्हीं को कर सकती है, बाकी कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन नहीं ले सकती। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज कंस्ट्रेंड बिकॉज, ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है इस पे पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं बिकॉज पार्लियामेंट डज नॉट एग्जिस्ट। पार्लियामेंट जिसको कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं, वो पार्लियामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ऐसे इंसान को अनलिमिटेड पावर या एक लिमिट से ज़्यादा पावर नहीं दी जा सकती। दूसरा, गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज इट्स पोजीशन फॉर इलेक्टोरल गेन्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई सरकार है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, चुनाव होना है, अब इस सरकार को अगर अपन ज़्यादा पावर दे दें तो ये अपने पॉलिटिकल पावर को अब्यूज कर सकती है इलेक्टोरल गेन्स के लिए। ऐसे में इनकी पावर को लिमिट करना ज़रूरी है, इसलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी पावर्स पे कुछ लिमिट लगाई गई हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं। होपफुली ये समझ में आया होगा। केयर टेकर गवर्नमेंट बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट है जो कि टेम्पररी गवर्नमेंट है, जो कि डे टू डे बेसिस के कामकाज को देखती है गवर्नमेंट को, तब तक के लिए जब तक कि रेगुलर गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता। और इससे रिलेटेड एक कमेटी है ताराकुंडे कमेटी, जो कि ये कह रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को बहुत सारी एक्सेसिव पावर्स नहीं देनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये एक सिचुएशनल अरेंजमेंट है, और इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर्स नहीं दी जा सकती, इन पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगने चाहिए। ये सारी बातचीत अपन ने कर ली। प्राइम मिनिस्टर चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।